हेलो गाइस। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। आपको क्या हो गया ये? सर एक्सीडेंट हो ओहो, कैसे कर लिए? सर बच्चा आ गया मतलब अच्छे ड्राइवर नहीं बन पाए तुम? नहीं सर वो आ गया खड़ा होकर देख रहा था मैं तब तक ब्रेक नहीं मार पाया अच्छा ड्राइवर वो होता है जो दूसरे से भी अपने को बचा के रखे। सर अपने को नहीं बचा पाया खुद तो मत लड़ाओ पीछे और वाले दूसरे से भी बचा के रखो। ब्रेक हो गया ठीक है, चलिए। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या है बेसिकली? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक तो रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। क्या होता है लाइट? सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि लाइट क्या होता है। ये जिसको हम लोग ये पढ़ रहे हैं लाइट, सबसे पहले तो ये समझिए कि लाइट होता क्या है। क्या होता है लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए एलिजिबल बनाता है। अगर लाइट ना हो तो हम लोग नहीं देख सकते। जैसे अगर मुझे आर्यन जी को देखना है अंधेरे में, तो हम लोग क्या करते हैं? टॉर्च अपनी आँख पे ऐसे मारते हैं। ऐसे मारते हैं टॉर्च अपनी आँख पे? हाँ, सामने वाले पे मारते हैं। डेट मीन्स लाइट वहाँ जाती है और फिर जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है वहाँ से लाइट आपके पास आनी चाहिए। मेथड चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे स्कैटरिंग हो, किसी भी मेथड से अगर कोई चीज़ आपको विजिबल होगी, उसके लिए कंडीशन क्या है कि लाइट वहाँ से आपके पास आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है कि जिस चीज़ को देखनी है वो चीज़ कब विजिबल होगी? जब उस चीज़ से लाइट आपके पास आएगी। टकरा के आ जाए, चाहे रिफ्रैक्ट होके आ जाए, किसी भी मेथड से आ जाए, लाइट आपके पास आनी चाहिए। ठीक है। लाइट बहुत तरह की होती है, आपको पता ही होगा। पता है ना कितने तरह की होती है लाइट? कितने तरह की लाइट होती है? एक तो जो आप देख रहे हैं विजिबल लाइट, जैसे हरा कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विजिबल लाइट। जो लाइट आपको दिख रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विजिबल लाइट। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या है? विजिबल लाइट। सेकंड क्या है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज, सबके बारे में थोड़ा बहुत नाम सुना होगा आपने। क्लास 10th में ये सब का कोई यूज हम लोग नहीं जानना है, ना इसके बारे में पढ़ना है। जैसे ये तुम्हारा इंफ्रारेड है, तो अगर हीटर गर्म करो तो आपके पास हीट आती है ना। हीटर वहाँ रखा हुआ है और आपके पास हीट आ गई, आपके पास गर्मी आ गई। तो गर्मी किस फॉर्म में आती है? इंफ्रारेड के फॉर्म में आती है। आपके पास टीवी का रिमोट होता है, टीवी उधर रखा हुआ है, यहाँ से आपने दबाया, टुक, तुरंत ऑन हो गया। मान लीजिए एक चैनल आपको पसंद नहीं आया, दूसरा चैनल टिक। तो जो स्विचिंग कर रहे हैं सिग्नल से कर रहे हैं, वो सिग्नल कौन सा वेव होता है? इंफ्रारेड होता है। आपको घर पे खाना खाना है, गैस खत्म हो गया है, आपके घर में माइक्रोवेव ओवन होता है, वो क्या करते हैं? माइक्रोवेव से खाना बनाते हैं। इसी माइक्रोवेव की वजह से आजकल सैटेलाइट है, रडार है, ये सारे किस पे काम करते हैं? माइक्रोवेव पे काम करते हैं। इसके बारे में भी आपने सुन रखा होगा, एक्स रेज। अब इनका हाथ फ्रैक्चर तो है नहीं, अगर फ्रैक्चर होता, ऐसे ऐसे हो नहीं हो पाता, तो डॉक्टर क्या बोलते? जाओ पहले एक्सरे करा के लाओ। एक्सरे में क्या होता है? लाइट पास करती है यहाँ से, जहाँ जहाँ हड्डी है वहाँ से पास नहीं होगी। तो अगर कहीं फ्रैक्चर है तो वहाँ से लाइट पास हो जाएगी, हड्डी के बीच से भी दिख जाएगी, देखो यहाँ फ्रैक्चर है। तो एक्सरे भी क्या है? एक ऐसी लाइट है जो आपको दिखती तो नहीं है। तो उसके अलावा गामा रेज, गामा रेज भी रेडिएशन होता है। ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रा वायलेट, जो सुने होंगे, ओजोन लेयर जो है उससे वो बचाता है आपको।
ठीक है, रेडियो वेव्स कान में सुनते हो रेडियो पे, तो सब जो हाई वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, रेडियो वेव्स। तो एक बेसिक बात हम लोग समझ गए कि लाइट क्या होता है। क्या होता है लाइट? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें इनेबल करता है चीज़ों को देखने के लिए, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इधर किनारे होकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक है ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अगर एक लाइट किसी सरफेस से टकराए, ठीक है, और टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं आप लोग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें कंडीशन होता है कि लाइट जिस प्लेन में इंसिडेंट हुई है, लाइट जिस प्लेन में इंसिडेंट हुई है उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब प्लेन का मतलब क्या है? जैसे हाथ देखो मेरा, ये एक रफली एक प्लेन है, तो लाइट अगर ऐसे आई इसको टच करते हुए, मेरे हाथ को टच करते हुए इस प्लेन में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी इसी प्लेन में होना चाहिए। ये नहीं कि लाइट इस हाथ को टच करते हुए आई और इधर निकल गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, क्या होता है? इंसिडेंट होगा एक सरफेस पे और फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा और उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द phenomenon of light where rays bounces off a surface instead of passing through it. This occurs in light when light strikes a smooth or rough surface. यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक मिरर था, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई है। तुम समझ लो कि ये इस बोर्ड के प्लेन में ही लाइट है। जो लाइट इंसिडेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जैसे ये मिरर होता, इस मिरर के ठीक परपेंडिकुलर अगर लाइट इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो ये नॉर्मल भी इसी प्लेन में होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें इधर बना दो। ठीक है, इसी प्लेन में एक नॉर्मल है, लाइट ऐसे आई और इधर निकल गई, ये नॉर्मल है, इसी प्लेन में ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, इतना, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड रे इसी नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। दैट मीन्स जो आई है और जो आर है वो दोनों किसके साथ बना रहा है? नॉर्मल के साथ। क्लियर हुआ? ये जो आई है कहाँ गया? ये भाग गया। ये जो आई है और ये जो आर है किसके साथ बना रहा है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। क्लियर हो रहा है कि इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। एक चीज और समझ लो इसी में, अगर ये लाइट इस मिरर से पास नहीं होती, अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या होता? बोलो। ये लाइट सीधी चली जाती ना, ऐसे सीधी चली जाती। इसका मतलब इस मिरर ने क्या किया? इसको इतने एंगल से मोड़ दिया इसको। नहीं, ये सीधे जानी चाहिए थी ना, लेकिन इस मिरर ने क्या किया? इसको ऐसे मोड़ दिया। मतलब क्या कर दिया? डेविएट कर दिया। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री। और ये जो एंगल है ये कितना है? वो आई है,
ये क्या है? एंगल आई। और ये टोटल कितना है? 90। इस एंगल को, ये जो एंगल है ये कितना होगा? 90 माइनस आई। ये टोटल 90 है, देखो ये टोटल 90 है और ये आई है, तो ये जो एंगल होगा कितना होगा? 90 माइनस आई। समझ में आ रहा है? इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ग्लांस या फिर ग्लांसिंग एंगल। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो एंगल आई है एंगल आर के इक्वल होता है। रिफ्लेक्शन का रूल क्या है? एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो एंगल है, क्या इसको 2i बोल सकते हैं या 2r बोल सकते हैं? इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना होता था? 180। तो अगर डेल्टा निकालना है, कौन सा एंगल? डेल्टा। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 180 माइनस 2 ऑफ आई, या क्या ऐसे बोल सकते हैं कि 180 माइनस 2 ऑफ आर, क्योंकि आई और आर क्या है? इक्वल। तो रिफ्लेक्शन के डिफिनीशन में हमने क्या क्या सीखा? एक कि इंसिडेंट रे क्या होता है, जो लाइट फॉल हो रही है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हुई है, जो बाउंस बैक हुई है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। एक पढ़ा हमने इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। इंसिडेंट रे और इस हॉरिजेंटल सरफेस के बीच जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ ग्लांस। इसकी वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस आई। लिखा नहीं ना मैंने? ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, एंगल आई। ये लाइट मिरर नहीं होता तो सीधे निकल जाती, इतने एंगल से ये डेविएट हुई है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 180 माइनस 2i है। 180 माइनस 2r। नहीं समझ में आया? यहाँ तक में कहीं से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यही तो है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, आपके दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं कि अगर सरफेस स्मूथ है, जैसे आपका मिरर है, मिरर में ऐसे देखोगे चेहरा एकदम सुंदर सुंदर सा दिखेगा, तुरंत एकदम रिफ्लेक्ट होकर एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जब सड़क पे चल रहे हो और तुम्हारा एक सिक्का गिर गया नीचे, पीच रोड पे एकदम ब्लैक खुरदुरा सा है, तब भी वो सिक्का आपको दिखता है, दिख रहा है ना? वो सिक्का दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है? कि उस सिक्के से लाइट आपकी आंखों पे आ रही है। ये बात समझ में आना चाहिए। एकदम पीच रोड है, ब्लैक एकदम खुरदुरा खुरदुरा, और एक सिक्का गिर गया आपका, अब वो सिक्का आपको दिख रहा है, वो रहा नीचे, आपको दिख रहा है ना? अब देखने के लिए कंडीशन क्या होता है? लाइट वहां से आपके पास आनी चाहिए, और वो पीच सड़क से तो लाइट अंदर जा नहीं रही है, मतलब रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है। तो हमारे पास ले दे कि फेनामेना क्या बचा है? रिफ्लेक्शन। इसका मतलब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वहां से लाइट क्या है? रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस हो, चिकना चिकना सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो रिफ्लेक्शन होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, एकदम पीच सड़क है, खुरदुरा सरफेस है, तब भी वहां पर रिफ्लेक्शन क्या है? हुआ है। नहीं क्लियर हुआ? तो दो तरह का है, एक जब एकदम स्मूथ सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है, शाइनी सरफेस है, वहां से हो रहा। दूसरा क्या है? लाइट जो है
कहाँ से हो रहा है? रफ सरफेस से। सेकंड वाले में होगा, देखिए इसको हटाता हूँ, सेकंड स्लाइड में इसका इमेज होगा। ये देखिए, ये तुम्हारा स्मूथ सरफेस वाला हो गया, एकदम क्लियर है, लाइट एकदम बंद दिख रहा है कि I=R है। सेकंड जो है इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज में क्या होता है? सरफेस जो है खुरदुरा है, स्मूथ नहीं है। देख लीजिए, ये सरफेस जो है ऐसे, आप अगर पिच सड़क देखेंगे, जो पिच रोड है वो आपको ऐसे ही दिखेगा। इनफैक्ट कोई भी सरफेस अगर आप बहुत डीप लेवल में जाके समझें तो कोई भी सरफेस क्या स्मूथ होता होगा? एटॉमिक लेवल पे सब ऐसे है। तो हर रिफ्लेक्शन को आप डिफ्यूज समझ सकते हैं बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। लेकिन जो हम लोग क्लास 10th में है, ऊपर से देख रहे हैं, तो मोटा मोटी हम डिफ्यूज किसको मान रहे हैं? जो सरफेस रफ है, जैसे पिच रोड है, आपका दीवार है, आपके ये कर्टन्स हैं, पर्दे हैं, कुछ भी जो आपको चिकना नहीं दिख रहा है। ये चेयर से देख लो, इसके जो बैठने वाला है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? रफ सरफेस। और इससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नहीं समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा? बोलो, क्या पढ़ा हमने? कि रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एक स्मूथ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके पहले कि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आए, एक चीज और मुझे जानना है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाई रिफ्लेक्शन हैपनिंग। आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे? क्यों हो रहा है भाई? वाई? क्यों हो रहा है? क्या जरूरत है उसको टकरा के आने की? है किसने कहा लाइट पास नहीं हो सकती है? ये देखो, ये मेरा हाथ दिख रहा है, यहाँ से लाइट पास नहीं हो रही है ना, देखो, इसका मतलब शैडो बन रहा है, लाइट पास नहीं हो रही है। देखो शैडो दिख रहा है ना इधर, जैसा तुम कह रहे हो लाइट पास नहीं हो रही है, मान रहे हो ना? लेकिन यहीं पे एक दूसरा लाइट पास करो, एक्सरे, तो क्या शैडो बनेगी? इससे पास हो जाएगी। मतलब तुम जिसको सोच रहे हो कि पास नहीं होगी, वहां से कुछ लाइट तो पास हो जाएगी, दूसरी लाइट पास हो जाएगी। मतलब जिसको आप ओपेक समझ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट समझ रहे हैं, वो भी लाइट डिपेंडेंट है, अलग अलग लाइट के लिए। एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए ओपेक हो सकता है और किसी के लिए ट्रांसपेरेंट हो सकता है। पहली चीज तो ये भी समझ में आनी चाहिए कि एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं विजिबल लाइट के लिए क्या हूं? ओपेक। लेकिन गामा रेज के लिए ट्रांसपेरेंट हूं, गामा रेज मेरे से निकल जाएगा, बनने से निकल जाएगा, पास कर जाएगा। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट या ओपेक किस बात पे डिपेंड करता है कि कौन लाइट उस पर गिर रही। ठीक है, ये तो मैटर नहीं है कि रिफ्लेक्शन उसकी वजह से है, हमें जानना है कि रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको अगर मोटा मोटी तौर पे समझा जाए, तो एक बॉल देखो, बॉल ऐसे, बॉल को मारे से धड़ाक फिर से आ जाती है ना, आ जाती है ना, क्यों आ जाती है? ये जो बाउंसिंग बैक है, किस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोलिजन। क्या बोलते हैं? कोलिजन। यही आटे का जो रोटी बनता है, डो को मारो जमीन पे, तड़ाक, फिर से ऊपर आ जाएगा ना? नहीं आएगा। वो क्या हो गया? वो जाके चिपक गया। लेकिन बॉल को मारे ऐसे भंड से ऊपर आ गया। मतलब ये कोलिजन भी अलग अलग टाइप का है, नहीं? एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, फिर एक होता है कोलिजन जो हम लोग सब देख रहे हैं। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं। समझने के लिए
एटॉमिक लेवल पे क्या होता है कि जो एक एटम है एक दूसरा एटम है, वो जो उनकी बॉन्डिंग है, हम मानते हैं कि वो स्प्रिंग की तरह बॉन्डेड है। एक यहाँ पे एटम है, एक यहाँ पे एटम है, इनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। और जो लाइट फॉल हुई उसको हम पार्टिकल समझ के बात करते हैं। जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं ये है रे ऑप्टिक्स। लाइट भी दो तरह का है, दो तरीके का नेचर है। एक क्या है, वेव नेचर है, और दूसरा पार्टिकल नेचर है। तो जो रे ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो बेसिकली पार्टिकल नेचर है। हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, पार्टिकल की तरह। तो लाइट के पार्टिकल गए और एटम पे टकराए, और एटम कैसा था, स्प्रिंग की तरह। तो उसने क्या किया, इसको बाउंस बैक कर दिया। नहीं, क्या किया, ऐसे टकराया, और क्योंकि वो स्प्रिंग जैसा था उसने उसको क्या किया, बाउंस बैक कर दिया। ये तो मोटा मोटी तौर पे रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन है। अगर और डीप में जाओगे, और डीप में जाओ, 10th में जाना नहीं चाहिए, उस प्रोसेस में क्या होता है कि लाइट पहले एब्जॉर्ब हो जाती है सरफेस पे, जिस भी सरफेस पे गिरी। जैसे तुम्हारा ये जो टी शर्ट है ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है ना, क्यों ब्लैक दिख रहा है, कलर ब्लैक है। ये येलो कलर है, लेकिन येलो दिख क्यों रहा है, लाइट की वजह से। लाइट इसके ऊपर अभी तुम एक चश्मा पहन लो लाल कलर का, ये किसी और कलर का दिखने लगेगा। नहीं, डेट मीन्स ये येलो कलर का नहीं, वो तुम्हारा लाइट जो तुम्हारे आंखों पे जा रही है वो डिसाइड कर रहा है कि ये किस कलर का है। कोई भी कलर आपको दिखती है, इसका मतलब ये होता है, अगर ये येलो कलर दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट इस पे पड़ी, सारी की सारी लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन वापस कौन सी रिफ्लेक्ट हुई, येलो कलर। मतलब ये जो कपड़ा है उन सारे रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेता है एक्सेप्ट येलो कलर। या कहिए एब्जॉर्ब किया है, रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, वापस किसको भेज रहा है, येलो कलर का, इसलिए ये येलो दिख रहा है। आपकी चेयर रेड इसलिए दिख रही है क्योंकि सारी लाइट गई, एब्जॉर्ब हुई, लेकिन री रेडिएट फिर वापस कौन सी लाइट आई, रेड, इसलिए वो आपको रेड दिख रही है। तो रिफ्लेक्शन आप और डीप में जाएंगे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले क्या हुई, लाइट पड़ी तो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, क्या हो गया, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया। फिर उसका डायरेक्शन बदला गया, देखो डायरेक्शन बदला गया, ये जो एंगल है और ये एंगल, लाइट तो इस डायरेक्शन में आई थी, इसका डायरेक्शन बदला गया और फिर वापस उसी मीडियम में भेज दिया गया। इतना डीप में जाना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। जैसे आप ही को पैसा देना है, बांटना है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पैसा बांटना है, तो आप कैसे करेंगे, आप चीफ मिनिस्टर को दे देंगे, ले भाई। अब चीफ मिनिस्टर ऐसा तो है, होगा कि नहीं कि ऐसे आएगा और फेंक देगा, क्या करेगा वो, पहले उस सारे पैसे को लेगा और फिर हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब को दे देगा, लो भाई तुम बांटो। यही प्रोसीजर होगा ना, ऐसा तो होगा कि नहीं पैसा आया और फिर यहीं से चला गया। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है एब्जॉर्ब होगा, पहले आपके पास सारी चीजें आएगी, उसके बाद जिधर जाना होगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, सेम प्रोसेस फॉलो होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस उसको आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास 10th में हम लोग इतने डीप में जाने वाले नहीं, बस इतना जान लीजिए कि जो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, आप इसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। लॉ 2 है बस, सिंपल। फर्स्ट लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, अभी ये मैं बता चुका हूं, शुरू में ही कंडीशन बता दिया था, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो नॉर्मल बना हुआ है, ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। प्लेन मतलब 2D, ये है प्लेन, ये बोर्ड आपका प्लेन है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों को क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए, नहीं? सेकंड रूल क्या है कि जो ये आई है और ये जो आर है ये इक्वल होना चाहिए, नहीं? इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑलवेज इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑलवेज। नो, ये नहीं कि स्मूथ से होगा तो होगा इक्वल और रफ से हो जाएगा तो नहीं होगा, ये कंफ्यूजन नहीं पालना है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आई मस्ट बी इक्वल टू आर ऑल द टाइम, चाहे स्मूथ हो और चाहे रफ हो, कैसा भी हो, डिफ्यूज हो रहा हो चाहे कैसा भी हो रहा हो, आई मस्ट बी इक्वल टू आर। नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है? ये बता ही दिया सेकंड रूल जो था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है एक ही प्लेन में लाई होना चाहिए, ठीक है? अब जो है आपको रिफ्लेक्शन जो पढ़ना है आपके सिलेबस में किससे है? स्फेरिकल सरफेस से। प्लेन सरफेस से आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है? प्लेन सरफेस का मैं वर्बली बता देता हूँ कि अगर ये प्लेन सरफेस है, अगर ये प्लेन सरफेस है तो इसमें क्या होता है? जैसे मिरर है, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है ऑलवेज। कैसा बनता है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है? कैसा बनता है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। और तीसरा क्या होता है? मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। क्योंकि हमें एग्जाम में नहीं आएगा प्लेन मिरर, इसलिए हम लोग प्लेन मिरर की बात नहीं करेंगे, ठीक है? अब आते हैं हम लोग जो हमारे सिलेबस में है। कौन सा मिरर सिलेबस में है? स्फेरिकल मिरर। क्या सिलेबस में है? स्फेरिकल मिरर। कैसे होता है स्फेरिकल मिरर? दो, एक कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब चम्मच देखो, स्पून, स्पून को ऐसे जैसे खाते हो जिस साइड से, उस साइड से देखो वो दबा हुआ पोर्शन, दबा हुआ पोर्शन, ये इधर से पॉलिश है बेचारा, बंद है इधर से मेटल, हो चम्मच में तो मेटल ही है तो पूरा पूरा उधर लाइट जा नहीं रहा है। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस होता तो इधर से पॉलिश कर देते। अगर ऐसा है, ऐसा है देखो, तो क्या होगा? कॉनकेव। और यही चीज ऐसा हो जाए, चम्मच को उल्टा करके देखो ऐसे, तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। नहीं समझ में आया? दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं। कौन कौन से? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये कौन सा है? ये देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से रिफ्लेक्ट होना है, इधर से पॉलिश है, ये वाला पोर्शन क्या है? पॉलिश्ड है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स सरफेस। इसमें क्या है देखो, इधर से पॉलिश है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव सरफेस। नहीं समझ में आया? अब कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनाते कैसे? तो एक हॉलो स्फीयर लो, हॉलो स्फीयर जैसे पेपर वेट होता है वो सॉलिड होता है, उसी को हॉलो बनाओ। और जैसा आपको मिरर चाहिए, स्फेरिकल आपको कॉनकेव चाहिए या कॉन्वेक्स चाहिए, ये है, यहाँ से काट लो। जैसे देखो ये काट लिया, इतना पोर्शन हमने काट लिया। अगर ये वाला पोर्शन आपने पॉलिश किया तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। अगर इधर से पॉलिश कर दिया तो क्या बन जाएगा? कॉनकेव। नहीं समझ में आया? मतलब आपको अगर मिरर बनाना है, चाहे कॉन्वेक्स बनाना है चाहे कॉनकेव बनाना है, आपको क्या लेना पड़ेगा? एक
हॉलो ट्रांसपेरेंट मटेरियल लीजिए और उसको काटिए और एक साइड से पॉलिश कर दीजिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर ऐसा बनाना है तो इधर से पॉलिश करो, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ऐसा बनाना है तो इधर से पॉलिश करो, क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया? अब इसमें हम लोग इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन अभी यही फिगर में समझा देता हूं। जिस स्पेयर से तुमने काटा है तो स्पेयर का सेंटर होगा ना, उस स्पेयर का क्या होगा? सेंटर होगा। तो उस सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्पेयर से आपने काटा होगा, क्योंकि आपको तो मिरर ये दिखेगा, पूरा स्पेयर तो दिखेगा नहीं। जब आपने बना दिया एक बार तो आपको तो ये दिख रहा है कि ये है आपका मिरर, पूरा स्पेयर दिख नहीं रहा है। लेकिन सेंटर जो होगा उस बड़े स्पेयर का सेंटर होगा। अब क्योंकि ये स्पेयर है तो उसका रेडियस भी होगा, तो उस स्पेयर का जो रेडियस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बीचों बीच से एक लाइन खींचिए, चाहे ये वाला मिरर हो और चाहे ये वाला मिरर हो, बीचों बीच एक लाइन खींचिए तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी पढ़ेंगे अगले स्लाइड में क्या बोलेंगे उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो मिरर है प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगा उसको क्या बोलेंगे? पोल। यहां भी देखो, ये आपका मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ कट किया? पी पे। क्या बोलेंगे इसको? पोल। नहीं समझ में आया? तो कहाँ पे थे हम लोग? बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर के जो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक तो आप समझ गए थे कि दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये अगर है, इधर से अगर आप पॉलिश कर दें, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे तो कौन सा मिरर बनेगा? कॉनकेव मिरर। अगर इधर से पॉलिश कर दे तो ये कौन सा मिरर बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। और जो भी मिरर आप बनाते हैं, चाहे कॉन्वेक्स बनाए चाहे कॉनकेव बनाए, आप एक बड़े से हॉलो स्फीयर में से काटते हैं। ये एक हॉलो स्फीयर है, आप यहाँ से काट लिए और बाहर निकाल लिए, ये वाला पोर्शन निकाल लिए। इधर से पॉलिश किए तो ये क्या बन जाएगा? कॉनकेव। इधर से पॉलिश किए तो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स इसके अंदर यूज होता है, की टर्म्स। तो सबसे पहला फर्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर है, एक बड़ा सा स्फीयर है जिससे आपने काटा है, तो उस स्फीयर का कुछ सेंटर रहा होगा। जैसे यहाँ देखिए, इस स्फीयर से आपने काटा, इसको बड़ा सा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, उसमें से ये वाला पोर्शन आपने क्या किया? काट लिया। या ये वाला ओरिजिनल स्फीयर है, इसमें से ये वाला पोर्शन आपने काट लिया। तो जो स्फीयर है उसका सेंटर, जो ओरिजिनल स्फीयर है उसके सेंटर को क्या बोलेंगे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस ओरिजिनल स्फीयर के रेडियस को, वो जो ओरिजिनल स्फीयर है जिससे आपने उसको काटा है, उसके रेडियस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो दो टर्म है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, जिससे उसको काट के निकाला गया है। और उसका जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म क्या है? पोल। पोल क्या होता है? जो मिरर है उसका बीचों बीच पॉइंट जो है, चाहे कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर का जो बीचों बीच पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, दैट मीन्स पोल क्या है? द सेंटर ऑफ मिरर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी मिरर है उसका बीचों बीच, यहां से यहां नाप लीजिए, उसका बीच पॉइंट जो है उसको क्या बोलेंगे? पोल। जो भी मेजरमेंट करेंगे हम, पोल का खासियत देखिए क्या है?
पोल का जो इम्पोर्टेंस है वो बता रहा हूं कि जो भी मेजरमेंट करेंगे मिरर के अंदर वो कहाँ से करेंगे आप? पोल से। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना है, पोल से देखेंगे। इमेज डिस्टेंस देखना है, पोल से देखेंगे। फोकल लेंथ देखना है, पोल से देखेंगे। जो भी मेजरमेंट करना है आपको कहाँ से करेंगे आप? पोल से। दैट मीन्स ये पोल हमारे लिए ऑरिजिन का काम करता है। किसका काम करता है? ऑरिजिन का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है फोकल पॉइंट या फोकस, कि फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है। तो अगर पैरेलल लाइट आ रही है मिरर के ऊपर, कौन सा मिरर है? कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर पैरेलल लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए तो उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। एक पॉइंट पे कन्वर्ज कब होगा? जब कॉनकेव मिरर होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से जाए कि एक ही पॉइंट पे जाके डाइवर्ज हो। यहां देखो, ऐसे आई इधर निकल गई, ऐसे आई इधर निकल गई, लेकिन इनका डॉटेड पॉइंट जाके क्या है? एक जगह मिल रहा है। वो तो डाइवर्ज गई हैं, दूर दूर चली गई हैं, लेकिन उनका जो रिफ्लेक्टेड लाइन है उसका डॉटेड लाइन कहाँ जाके मिल रहा है? यहाँ पे। इसका डॉटेड लाइन जाके कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। दैट मीन्स फोकस क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल लाइट जो आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद, जो पैरेलल लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर डायरेक्टली जाके एक पॉइंट पे मिल रही है तो उसको फोकस बोलेंगे। या जहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर्स टू मीट। नहीं समझ में? दैट मीन्स क्या है? कॉनकेव मिरर में रियल में जाके यहां पे मीट कर रही हैं, कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर्स टू मीट है, जाके यहां पे डाइवर्ज कर रही है। याद रहेगा? दैट मीन्स फोकस हो गया। अब पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से कहां से? पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि जो फोकस होता है, फोकस हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे जो फोकस है किससे डिनोट किया गया है? कैपिटल लेटर से। अगर आपने स्मॉल लेटर लिख दिया स्मॉल एफ, तो इट विल रिप्रेजेंट फोकल लेंथ। दैट मीन्स पी एफ जो है इसको आप क्या लिखेंगे? स्मॉल एफ। दैट मीन्स स्मॉल एफ लिखा हुआ है अगर कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है? वो फोकल लेंथ है। और अगर कैपिटल एफ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? फोकल पॉइंट है या फिर फोकस है। ये बात समझ में आया? फोकस क्या है? यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर और वेयर अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। ये दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिया हम लोग कि फोकस क्या होता है और फोकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या इसके रूल है। अगर आपको इमेज बनाना है, अगर आपको रे डायग्राम बनाना है, तो क्या क्या रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर पैरेलल लाइट आ रही है, क्या हो रही है? अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो डायरेक्टली फोकस पे मीट करेगी। अगर कॉनकेव मिरर होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डायरेक्टली कन्वर्ज एट द फोकस। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि उनका डॉटेड पॉइंट आके फोकस पे मीट करता हुआ लगेगा। इट विल अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो जैसे ही आपको इमेज बनाना हो, जब भी आपको इमेज बनाना हो, तो एक रे कहां से लाइए? पैरेलल लाइए, इन्फिनिटी से लाइए, और उसको कहां से पास करना पड़ेगा? फोकस से। सिंपल सा बात। ठीक है। रूल नंबर 2, इसी का अपोजिट कि अगर फोकस पे आप फोकस से लाइट को निकालिए, क्या करिए? फोकस से लाइट को निकालिए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी। उल्टा, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस पे जाके मीट कर रही है, तो फोकस से निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी। नहीं,
अब इस दोनों का कितना अच्छा इस्तेमाल होता है देखो। आपने सुना होगा आर्किमिडीज डेथ रे, या आप घर पे ही कागज जलाना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करो, एक कॉन्केव मिरर लो, ठीक है, और उसको सनलाइट की तरफ ऐसे घुमाओ, आके यहाँ पे सारी लाइट फोकस हो जाएगी, और उस कागज को क्या करेंगी, धीरे धीरे कुछ देर के बाद जला देंगी। नहीं समझ में आया? इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल आर्किमिडीज ने बड़े बड़े जहाज़ों को जलाने के लिए किया। बड़े बड़े मिरर लगाए थे कॉन्केव मिरर, और उन्होंने राजा से कहा क्यों भाई गोली बंदूक पे खर्च कर रहे हो, साइंस का इस्तेमाल करो, लाइट जाएगी, वहाँ पे इतना सारा लाइट एक जगह पड़ेगा कि वहाँ पे आग लग जाएगी। दूसरा वाला कंसेप्ट कि अगर फोकस से लाइट निकले तो पैरेलल हो जाएगी। जो आपके कार होते हैं, कार के जो हेड आग सबसे आगे जो लगा रहता है ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइट। तो हेडलाइट में देखते हो कि जो उसका बल्ब है थोड़ा सा आगे रहता है, बल्ब यहाँ जल रहा है और मिरर ऐसे पीछे है। या आपका टॉर्च जो ही होता है, टॉर्च में ऐसे रहता है अंदर और मिरर यहाँ लगा होता है। लाइट ऐसे गई और उस मिरर से टकराए, क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इससे क्या होगा, लाइट बहुत दूर तक जाएगी। दैट मीन्स आपको यहाँ पे कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल भी समझ में आ गया कि अगर पैरेलल लाइट आती है तो फोकस पे इमिट होती है, और अगर फोकस से निकल रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो दो रूल हमने पढ़ लिया कि अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो कहाँ मिलेगी, फोकस पे, फोकस से निकली है तो कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर सेंटर से लाइट पास कर जाए, कहां से पास कर जाए, सेंटर से, तो फिर अपने आप को रिट्रेस करेगी, उसी पाथ में वापस आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर लाइट सेंटर से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, ऐसा होता क्यों है समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा होता क्यों है। मान लीजिए आपके पास ये एक इधर बनाता हूं स्पेयर, ठीक है, ये आपका स्पेयर है, ये इसका कहीं सेंटर होगा, देखो ये सेंटर है ना, तो सेंटर से ये लाइन हमेशा 90 डिग्री होती है, टेंजेंट और इसका रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब आप क्या कह रहे हैं कि लाइट ऐसे जा रही है सर, लाइट इसी रास्ते जा रही है, तो इस वाले का अगर ये मिरर होता, इस पोर्शन पे ये मिरर है, तो इसका नॉर्मल क्या है, यही तो इसका नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल है, और नॉर्मल पर ही लाइट जा रही है। और याद करो रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रे होता है, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अब क्या किया आपने, इस रे को इसी पे ला दिए आप, पहले ऐसे आ रही थी, ये अब ऐसे आ रही है, ऐसे गिर रही है, इसी के ऊपर गिर रही है। इसका मतलब इस केस में आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, नहीं, इस केस में आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो आर की वैल्यू भी क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी। इसलिए जब सेंटर से लाइट पास करती है तो अपने आप को रिट्रेस करती है, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। नहीं क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, 3 रूल पढ़ लिया। अगर पैरेलल लाइट आएगी तो फोकस से पास करेगी, फोकस से निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से पास करेगी तो उसी रास्ते आ जाएगी, वापस उसी पाथ को फॉलो कर लेगी। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। अभी भी वही कहानी है, अभी भी वही कहानी है कि अगर पोल पे जिस एंगल पे लाइट आएगी, देखो पोल पे जिस एंगल पे लाइट आएगी, ये पोल है तुम्हारा, ये पोल है, और लाइट ऐसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है लाइट, ये लाइट आई, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे ये तो नॉर्मल है ना, ये तुम्हारा मिरर है और ये इसका नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल आई। तो एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए ना, इसी को हमने रूल बना के बोल दिया कि अगर पोल पर लाइट इंसिडेंट होती है जितने एंगल पे, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। 4 रूल बन गए हमारे। नहीं समझ में आया? मुश्किल आसान है? 4 रूल हमने फटाफट पढ़ लिए, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या रूल था?
कि अगर लाइट पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस पे है तो पैरेलल हो जाएगी, अगर सेंटर से पास करेगी तो उसी सेंटर पर रिटच कर जाएगी, और अगर पोल पे जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं यूजेस पे, ठीक है। हम यूजर यहाँ पे इतने सारे यूजेस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे कॉनकेव मिरर के यूजेस है, डेंटिस्ट यूज करता है, सोलर फर्नेस में, माइक्रोस्कोप में, इतने सारे यूजेस हैं। आप यहाँ पे एक साथ लिख लेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं। यहाँ देख लीजिए, रियर व्यू में, साइड व्यू में, स्कूल बसेज में, यहाँ वहाँ यूज होता है। तो ये सारे आपको चीज़ें क्या है याद रखनी पड़ेंगी। और याद इसलिए रखनी है क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि मिरर का नाम नहीं दिया जाएगा। जैसे बोल दिया जाएगा कि एक कार है, उसका रियर व्यू वाला जो मिरर है वो एक्स है, ठीक है, वो एक्स है। अब आपको कैसे पता रहेगा कि वो एक्स क्या है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है कि नहीं है। फिर कहा गया कि एक मिरर वाई है जो क्या करता है, पॉइंट को एक जगह पे ले जाके कन्वर्ज करता है। तो क्या इसका इस्तेमाल होगा। या ऐसे बोल दिया जाएगा कि एक मिरर है जिसका इस्तेमाल डेंटिस्ट करता है। क्या करता है, डेंटिस्ट करता है, वो वाई है। और रियर व्यू वाला एक्स है, तो एक्स और वाई क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये सारी जो है, रियर व्यू में यूज होता है, साइड व्यू में यूज होता है, पार्किंग में यूज होता है, एटीएम सिक्योरिटी में यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फटाफट पहले हम लोग आपको समझा देते हैं। कहाँ रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को किसके लिए पढ़ रहे हैं, पहले किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। अब इसमें कितने केस है देख लो, 6 केस, 1 2 3 4 5 6, 5 केस में रियल इमेज बनेगा, केवल 1 केस में वर्चुअल बनेगा। इस तरीके से याद रखना है। एक केस कब वर्चुअल बनेगा, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच होगा, याद रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है तो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इनलार्ज बनेगा, ठीक है। एक केस है, बाकी सारे केस में रियल और इन्वर्टेड। कहाँ बनेगा, इसके लिए समझ लो, थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि ये लिखा, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, पोल है मिरर का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फोकस है, यहाँ पे क्या है, सेंटर है। अब समझो, अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, फर्स्ट केस। अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड बनेगा, रियल, ठीक है। अगर फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। 2 केस तो फटाफट डिस्कस हो गया। अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब अगर तुम इन्फिनिटी से चलना शुरू करो, इधर कहाँ चलना शुरू करो, सी की तरफ चलना शुरू करो, तो ये जो फोकस पे था ये इधर इमेज चलना शुरू कर देगा। ऐसे जैसे जैसे तुम चलोगे सी की तरफ चलोगे, ये एफ से सी की तरफ चलने लगेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अगर सी के बाहर कहीं भी है, बियॉन्ड सी कहीं भी है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच। बहुत ध्यान से समझो, अगर सी के बाहर ऑब्जेक्ट है और सी की तरफ आ रहा है ऐसे ऐसे, देखो, तो इमेज कहाँ जा रहा है, एफ से सी की तरफ। और इस रीजन में हमेशा छोटा इमेज बनेगा, इस रीजन में हमेशा स्मॉलर रहेगा। क्लियर हुआ? अब आप चलते 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 कहाँ आ गए, सी पे आ गए। तो जब सी पे आ गए तो ये चलते चलते भी सी पे आ जाएगा और यहाँ पे सेम साइज का इमेज बन जाएगा। इसके पहले क्या बन रहा था, छोटा इमेज बन रहा था। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जब ऑब्जेक्ट सी की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज एफ से सी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ये सी पे आया, सी पे इमेज बन गया और दोनों सेम साइज का बन गया।
अब अगर ऑब्जेक्ट इस सी से पार कर गया, सी से आगे बढ़ गया, तो इमेज कहां बढ़ जाएगा, सी से पीछे चला जाएगा, और अब इस रीजन में लार्जर इमेज बनने लगेगा। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट सी से एफ की तरफ जा रहा है तो इमेज बियॉन्ड सी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और लार्जर इमेज बनना शुरू हो जाएगा और रियल इमेज बनना शुरू हो जाएगा। अब ये बढ़ते 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 कहां आ गया, एफ पे। एफ पे जाते ही ये इन्फिनिटी पे भाग जाएगा, ठीक है, और इन्फिनिटी जाएगा, बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा। आप क्या हुए, एफ से आगे बढ़े, कहां बढ़े, एफ से आगे बढ़े। जैसे ही एफ से आगे बढ़ेंगे ये इनफाइनाइट से सीधे मिरर के पीछे आ जाएगा। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच रख दिया आपने तो इमेज कहां बन जाएगा, पीछे बन जाएगा। इस केस में वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और इलाज बनेगा, ठीक है। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, बना के देखना है, सारे इमेज को आपको बना के देखना है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको बनाने को आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हमने अलग अलग बनाया है कि अगर इनफाइनाइट पे है, और इसमें ना बहुत ध्यान से बनाना होता है। इनफाइनाइट पे है तो आके कहाँ बन गया, फोकस पे, देख लो। इनफाइनाइट पे है कहाँ आगे बन गया, फोकस पे। अगर आप बियॉन्ड सी रखे हैं, देखो इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच। फिर इसमें क्या है, आपने सी पे रख दिया तो इमेज कहाँ बन गया, सी पे। अब सी और एफ के बीच में रख दिया तो कहाँ बन गया, बियॉन्ड सी, ठीक है। फिर देखो कहाँ रख दिया, फोकस पे, कहाँ बन गया, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इधर आ जाओ, आगे निकल गए। फोकस पे रख दिए, कहाँ बन गया, इन्फिनिटी पे। और जब एफ और पी के बीच रखा तो कहाँ बन गया, बिहाइंड द मिरर। अब ये ना इमेज आपको बना के प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा। इसमें वो कोई नहीं चलेगा कि सर याद नहीं हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो केस होता है। एक, अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखिए इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। क्लास 10th में है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है इमेज कैसे बनेगा, हमेशा वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे है कहाँ बन जाएगा, फोकस पे। और अगर इन्फिनिटी से लेके पोल तक कहीं भी रखे हैं तो कहाँ बनेगा, फिर बिटवीन पी एंड एफ, उसी के बीच बनेगा और स्मॉलर बनेगा, ठीक है, याद रहेगा। इसका इमेज डायग्राम देखो, इन्फिनिटी पे है कहाँ बन गया, फोकस पे, वर्चुअल इमेज। अब P और F के, P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखे हैं कहाँ बन जाएगा, P और F के बीच में छोटा इमेज बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि अगर आपको मिरर दे दिया जाए, प्लेन मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, बिना टच किए आपको बताना है कि ये कौन सा मिरर होगा। टच नहीं करना आपको, बिना टच किए आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस क्या है कि प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से आपको पता है कैसा इमेज बनता है, उधर ही बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, साइड चेंज नहीं होगा। तो लिखा हुआ है कि केस 1 इन प्लेन मिरर द ऑब्जेक्ट इज अपराइट, इमेज इज ऑल्सो अपराइट ऑफ सेम साइज एंड डज नॉट चेंज इन साइज बाय मूविंग मिरर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फेस, ठीक है, साइज चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कॉनकेव मिरर है, देख लीजिए। इफ ऑब्जेक्ट इज अपराइट एंड इमेज इज ऑल्सो अपराइट बट मैग्नीफाइड एंड इंक्रीज साइज बाय मूविंग मिरर अवे फ्रॉम द फेस। अलग अलग हम लोग जो केस पढ़ा, ऐसे रखोगे तो अलग इमेज बनेगा, ऐसे रखोगे तो अलग, ऐसे रखोगे तो अलग, ठीक है। तो आप बिना टच किए इसको समझ सकते हैं। और लास्ट क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा इमेज बनेगा, ठीक है, और
छोटा इमेज बनेगा, कभी भी बड़ा इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये थे आपके इमेज फॉर्मेशन सारे, ठीक है, और टेस्ट करना कि कैसे पता चलेगा। अब है साइन कन्वेंशन। ठीक है, शुरू करें। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा बेहतर से ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं अलग से समझाऊंगा। यहाँ देखो, एक लाइन में अगर आपको साइन कन्वेंशन समझाना है, जिस तरीके से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े थे ना, उस तरीके से ये जो होगा ओरिजिन, यहाँ से सारा का सारा मेजरमेंट करेंगे, चाहे मिरर हो और चाहे लेंस हो, मिरर हो तब भी, लेंस हो तब भी। इसके इधर याद करो, अगर ये एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस होता था, तो इसके इधर क्या होता था? निगेटिव, और इसके इधर क्या होता था? पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या होता था? पॉजिटिव, और इसके नीचे क्या होता था? निगेटिव। अगर ये याद रखते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ट्विस्ट तब आएगा जब हायर क्लास में जाएंगे। कन्वेंशन ये है कि लाइट जिधर से आती है, बात यही निकल के आ रही है। अब यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट आप रखे हुए हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है, तो लाइट इधर से तो आ लेते हैं हम लोग। इन जनरल हम लोग लाइट कहाँ से लेते हैं? लेफ्ट साइड से। तो जिधर से लाइट आ रही है, जिधर से लाइट आ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं। कन्वेंशन जो है समझ लो क्या है, जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव ले रहे हैं, और जिधर लाइट जाती है, जिधर लाइट जा रही है, उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस कन्वेंशन का यूज 10th में कभी आपको नहीं करना पड़ेगा। जब हायर क्लास में जाएंगे, जब मल्टीपल इमेज बन रहा है, तब इसका जरूरत पड़ेगा कि कई बार इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्लास 10th में कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कन्वेंशन समझना जरूरी है। कन्वेंशन क्या है कि ये आपका मिरर है, लाइट अगर इधर से आ रही है तो कहाँ जाएगी? इधर जाएगी। तो इसके इधर पॉजिटिव होगा, और जिधर से लाइट आई थी वो निगेटिव होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे निगेटिव। सिंपल सा कहानी है, नहीं समझ में आया? लेकिन ये यही तो है जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था। लेफ्ट साइड वाला निगेटिव, राइट साइड वाला पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो यहाँ तक में कहीं से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। है? नहीं है। अब आते हैं मिरर फार्मूला पे। मिरर फार्मूला में क्या है? कुछ नहीं, आपको ये फार्मूला दिया हुआ है कि 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। आपको डेराइव नहीं करना है, डेराइव आप क्लास 12th में करेंगे। ये v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, कहाँ से? पोल से। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहाँ से? पोल से। f क्या है? फोकल लेंथ है, कहाँ से? पोल से। ठीक है, तो ये आपका मिरर फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। ये आप मिरर फार्मूला किसके लिए लगाएंगे? या तो कॉनकेव मिरर के लिए लगाएंगे या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए लगाएंगे। ये तो दो मिरर होगा आपके पास। ठीक है, अब इस दो केस में समझो। अगर ये कॉन्वेक्स है, अगर ये कॉन्वेक्स है तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही कहीं रहेगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो इस केस में कॉन्वेक्स के, उल्टा लिख दिया मैंने, ये कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव है, ये है कॉनकेव। कॉनकेव के केस में u क्या है? हमेशा निगेटिव है। इसका जो फोकस है इधर ही होगा, इसका मतलब इसके लिए फोकल लेंथ भी क्या होगा? निगेटिव ही होगा। इसके लिए r की वैल्यू भी क्या होगी? हमेशा निगेटिव होगी। तो जब भी आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, ये चीज याद रखेंगे बहुत ध्यान से। u हमेशा निगेटिव, f हमेशा निगेटिव, r हमेशा निगेटिव। कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स में फोकस इधर होता है, c इधर होता है, ये p है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं रहेगा। तो इस केस में u जो है ये होगा। तो कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में u क्या हो गया? निगेटिव हो गया।
लेकिन F क्या होगा, पॉजिटिव होगा, R क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, याद रहेगा। दैट मीन्स मिरर फॉर्मूला में एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है, ये V जो है डिस्टेंस है किसका, इमेज का पोल से, U क्या है, डिस्टेंस है इमेज ऑब्जेक्ट का, कहां से, पोल से, F क्या है, फोकल लेंथ है, और ये भी कहां से मेजर हुआ है, पोल से। F हमेशा निगेटिव होता है कॉनकेव मिरर के लिए, हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, याद रहेगा। क्लियर हो गया। U हमेशा निगेटिव होगा दोनों के लिए, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है ना। ये चीज इसको अप्लाई करने के पहले आपको समझ लेना है, ठीक है। अब आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ये रहा, मान लो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज ये बन गया इतना बड़ा, तो इमेज कितना गुना बड़ा बना। मान लीजिए आपने 10 रुपया था आपके पास, शेयर मार्केट में लगाया, 50 रुपया बन गया, तो कितना गुना बन गया, 5x। कैसे 5 गुना बना, जो आउटपुट था अपॉन इनपुट, कितना गुना निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट क्या है, इमेज है, और इनपुट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यही है लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो जो इमेज होगा उसका हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, यहाँ I अपॉन O भी लिखा है, कई सारे बुक में H डैश अपॉन H भी लिखा जाता है, ठीक है। कई सारे बुक में H डैश अपॉन H भी रहेगा। H डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, H क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। किसके इक्वल होता है, माइनस V अपॉन U। और जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये F अपॉन F माइनस U या F माइनस V अपॉन F के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर U पता है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर V पता है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। यहाँ पे अगर आपको लिखना है M तो एक साथ लिख लीजिए H डैश अपॉन H या फिर माइनस V अपॉन U। अगर U पता है तो क्या यूज करेंगे, F अपॉन F माइनस U, और अगर V पता है तो क्या यूज करेंगे, F माइनस U अपॉन F। तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी हो गया। अब इस लीनियर मैग्निफिकेशन में एक चीज और देखना है कि अगर M 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, लार्जर इमेज। देख लो कि अगर M 1 से बड़ा है तो क्या होगा, इमेज इज मैग्निफाइड। अगर M 1 से छोटा है, अगर M 1 से छोटा है तो इमेज विल बी स्मॉलर और डिमिनिश्ड, जो भी बोलना चाहो, ये बीच में ही मिट गया, ठीक है। M अगर 1 है, उसका M क्या है, 1 है, इसका क्या मतलब है, सेम साइज का होगा। एक चीज और देख लो, M अगर पॉजिटिव है, M क्या है, पॉजिटिव कब होगा समझना, यहां से M आ रहा है माइनस V अपॉन U। U तो हमेशा निगेटिव है ना भाई, U क्या है, हमेशा निगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट साइड में U रख रहे हैं। तो अगर U हमेशा निगेटिव है तो ये B डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि M पॉजिटिव होगा या निगेटिव। और V पॉजिटिव कब होगा, जब मिरर के दूसरे साइड चला जाएगा। ये क्लियरली समझ लो, ये तुम्हारा मिरर है तो इधर जब आएगा तब तो पॉजिटिव होगा, मतलब दूसरे साइड में चला गया तब होगा। दूसरे साइड में कब होता है, जब वर्चुअल इमेज बनता है। इसका मतलब U निगेटिव, ये निगेटिव प्लस हो गया, और V भी प्लस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। मतलब ये चीज हमेशा याद रखिए कि M अगर पॉजिटिव है, M अगर पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। अगर ये निगेटिव हो जाए, V निगेटिव हो जाए, मतलब इधर लेफ्ट साइड में बनेगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमेशा रियल इमेज बनेगा।
और ये देखो निगेटिव, ये निगेटिव प्लस हो गया, फिर ये भी निगेटिव हो गया, तो फिर से ओवरऑल m निगेटिव आ गया। दैट मीन्स ये चीज भी आपको याद रखना है कि अगर m पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, वर्चुअल। m अगर निगेटिव है तो क्या बनेगा, रियल। नहीं समझ में आया? यहां तक में कहीं से कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो बता दीजिए, ठीक है। तो ये था आपका एक फॉर्मूला, और हम लोग छूट गए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो f होता है r/2। एक रिलेशनशिप ये भी होता है, f क्या है, फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स एक रिलेशनशिप में भी याद रखना है, ठीक है। f क्या होता है, r/2, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं।